गाइस ये रहा क्लास 9 का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। और ये रेडियो सिलेबस के आधार पर जो है आपके 2 चैप्टर यहाँ से लिया गया है, 3 और 4। एंड गाइस मैं आपको बताऊंगी ये जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ, ये चैप्टर अगर आप याद करते हो टोटल तो ये मतलब ये दोनों कुल मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपके अर्थशास्त्र से। सो ये 10 मार्क्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 10 मार्क्स लेना है तो ये चैप्टर भी करके चलना है। एंड गाइस मैं आपको बताऊं कि आपसे एग्जाम से संबंधित जो वायरल क्वेश्चन है यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका 3 सेट मैंने आपको दे दिए हैं। उसके साथ आपको मॉडल सेट का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करना, वहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। और आपको 40 मार्क्स लेना है तो इन सारे क्वेश्चंस को आज ही क्या कर लो, तैयारी कर लो, क्योंकि कल आपके पास कम टाइम बच रहा है, सिर्फ रिवाइज करना है। एंड यहाँ से मैं आपको आज जो बताऊंगी वो बिल्कुल 10 मार्क्स का मैं बताऊंगी। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखते हो तो मतलब 28 जून के जो एग्ज़ाम है वो धुआं होने वाली है, ठीक है। कि अगर आपको प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना है तभी आपका 40 में 40 मार्क्स जो है आप ले सकते हो। वहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंस बताया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 3rd नंबर क्वेश्चन से चैप्टर है, इसमें बोला निर्धनता एक चुनौती, चैप्टर का नाम। सो यहाँ से हमें क्या करना, अति लघु प्रश्नोत्तर जो 2 मार्क्स का हमसे पूछा जाता है। सो किस तरह से पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर बोला मानव निर्धनता से आप क्या समझते हो। सो आंसर हो जाएगा मानवीय निर्धनता से अभिप्राय है कि मनुष्य अशिक्षित है, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उसके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है और वह जात पात का लिंग भेदभाव से मुक्त नहीं है। इसी को कहा जाता है मानव निर्धनता। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। हम मानव निर्धनता किसको बोलेंगे, जिनके पास कमाई नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है और वो मतलब अपने लिए कुछ खरीद भी नहीं सकता है। एंड गाइस वो जाति लिंग से भेदभाव से छुटकारा अभी तक नहीं पाए हैं, उसको कहा जाता है मानव निर्धनता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मतलब स्वीकृति औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी है। तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में 24,000 है, 2400 है और प्रतिदिन। और वहीं बात करेंगे शहरी में तो वो 2100 यानी कि 2100 कैलोरी प्रतिदिन होता है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र से ग्रामीण में काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे शारीरिक कार्य काफ़ी ज़्यादा होती है शहर के तुलना में, इसीलिए कैलोरी भी ज़्यादा ही आवश्यक होंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है किन कारणों से चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के दोनों मतलब कि देशों में काफ़ी मात्रा में निर्धनता कमी हुई, किन कारणों से। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तीव्र गति से आर्थिक समृद्धि और मानव संसाधन विकास में अधिक मात्रा में निवेश करने से चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में काफ़ी जो है निर्धनता की मात्रा वो पूरी तरह से अब कम होने लगी हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में बोला स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना कब और किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो आंसर हो जाएगा यस, सहायता प्राप्त परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाने के लिए स्वर्ण ग्राम रोजगार जयंती यानी कि रोजगार योजना जो है 1999 में आरंभ किया गया था, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन से असुरक्षा क्या है। तो आंसर हो जाएगा कुछ लोगों में जैसे पिछड़ी जाति के लोगों में, विधवाओं एवं विकलांग लोगों में अपने आसपास की परिस्थितियों का मुकाबला करने की असमर्थता को ही असुरक्षा कहा जाता है। यानी कोई विधवा हो गई तो उनको खाई गोटी सुनना पड़ेगा, या फिर जो पिछड़े जाति के हैं उनको भी बहुत तरह के बातें सुनना पड़ेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक असुरक्षा का ही संकेत है, ठीक है। आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में बोला निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा एक ऐसी कार्यक्रम जिसमें ज़रूरतमंद लोगों की बिल्कुल सीधे तौर पर सहायता की जाती है, उन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कहा जाता है, यानी गरीबी को दूर करने का। यानी कि हम कह सकते हैं वो कार्यक्रम जिसकी वजह से ज़रूरतमंद के लोगों को सीधे जो है सीधे तौर पर उनको हेल्प मिलती है, तो उसी को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन से राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या है। सो आंसर हो जाएगा इस योजना को जो है 2004 में देश के सबसे पिछड़े यानी कि 450 जिलों में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम में ग्राम के सभी ऐसे निधन व्यक्ति यानी कि जो निधन व्यक्ति आ जाते हैं जो असकुल शारीरिक काम करने के इच्छुक होते हैं, ऐसे मजदूरों को काम के बदले अनाज दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन से बोला सामाजिक मतलब अपवर्जन से आप क्या समझते हैं। सो आंसर हो जाएगा मोटे तौर पर सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई विशेष व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से मतलब कि अपवर्जित रह जाते हैं जिनका दूसरे लोगों को उपलब्ध होता है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे निर्धनता में सबसे निर्धन कौन होते हैं। सो निर्धनता में सबसे निर्धन होते हैं महिला, बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्धि लोग गरीबों में से सबसे गरीब होते हैं, ठीक है। मतलब वृद्धा लोग यानी कि जो बूढ़ा बूढ़ी हो चुके हैं। आगे बात करेंगे जो लघु प्रश्नोत्तर और दीर्घ लघु प्रश्नोत्तर 3 और 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान सही तरीका क्या है। सो हम कह सकते हैं हाँ, मेरे विचार में निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका निश्चय ही सही है।
क्योंकि ये हमारे देश अल्प विकसित देश हैं, इसीलिए न्यूनतम आवश्यकताओं में सबसे पहले मनुष्य की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं यानी कि आवश्यक आवश्यकताओं को अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए, ताकि हमें मालूम तो चले। ठीक है, आज भी हमारे देश की जनसंख्या एक महत्वपूर्ण भाग जो है 2 वक्त भोजन जुटाने में सक्षम नहीं हो पाई है। मनुष्य भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता का वर्तमान सूत्र सर्वाधिक उपयुक्त है, जो वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में कैलोरी जो है काफ़ी ज़्यादा होगा शहरी की तुलना में। ठीक है, आगे बात करें 2 नंबर क्वेश्चन जो 3 या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता सक्षम समक्ष निरूपाय या असहाय है। सो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक समूह जो निर्धनता के विरुद्ध है वो इस प्रकार है। पहला है अनुसूचित जनजातियाँ और एक है अनुसूचित जातियाँ और एक है अनुसूचित जनजातियाँ जो निर्धनता के विरुद्ध निरूपाय है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आर्थिक समूह जो निर्धनता के विरुद्ध निरूपाय है। तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण कृषि कार्य में लगे मजदूर और एक है नगरीय इलाकों में अनियमित रूप से यानी अनियमित मजदूरी करने वाले लोग होते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। सो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सो पहला क्या है कि यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 वर्ष का यानी कि प्रति वर्ष 100 दिनों की कि सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान किया जाता है, यानी एक साल में उनको 100 दिन जो है गारंटी कोई ना कोई काम उनको दिलाना ही है। ठीक है, दूसरा है प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। और इसका तीसरा केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। चौथा है राज्य सरकारें भी राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगे। और पांचवा है कार्यक्रम के अंतर्गत यदि आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा गया है तो वे दैनिक बेरोजगारी भत्ता अधिकारी होंगे। तो ये है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है वो 2005 यही है उसका मुख्य विशेषताएं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन से इसमें हमें बोला है कि निर्धनता से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या है। सो आंसर हो जाएगा यद्यपि भारत में विशेषकर 1973 के बाद बाद निर्धनता में काफ़ी जो है कमी आई है। ठीक है, कमी आई है। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करेंगे परंतु यह सब भी भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ठीक है, सबसे बाध्यकारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता आशा की जा रही है। फिर सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निरोधी विभिन्न उपायों के कारण निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों तक में अधिक प्रगति होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता तथा निर्धनता को सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। जाति व्यवस्था और बाल श्रम का अस्तित्व हमें मिटाने होगा। ठीक है, मिटाना होगा। ये आगे भविष्य की बात हो रही है। आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों का वर्णन करें, किस वजह से। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला तो है निर्धनता मुख्य कारणों में से एक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। इससे पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य को नष्ट कर दिया गया और भारत ब्रिटिश शासकों द्वारा पहुँचाए गए हानि से अभी तक उबर नहीं पाई है, जो हमें हानि पहुँचा दी गई है। आगे है प्रति व्यक्ति आय और उपभोग स्तर में अधिक नहीं बढ़ पाया। तीसरा है सिंचाई और हरित क्रांति का विस्तार भारत के कुछ भागों तक सीमित है, वो भी हर जगह नहीं है। अगर हर जगह सीमित होता ना तो अब तक इतना गरीबी नहीं हुआ होता। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में अत्यधिक आय असमानताएं रही है। इसके प्रमुख कारणों में से एक भूमि एवं एक संसाधन का असमान वितरण की वजह से ऐसा होता है। आगे 5 नंबर सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में निर्धन लोग भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद 6 है इसमें निर्धन लोग शायद ही कुछ बचत कर पाते हैं, अतः वे अत्यधिक ऋणग्रस्त के शिकार हो जाते हैं। वो तो हमेशा ऋण लेते रहते हैं। ठीक है, आगे है वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्ति की जांच करें। सो इसका आंसर है जो वैश्विक निर्धनता पर आंकड़े निम्न प्रवृत्तियों को दर्शा रहे हैं। पहला है विकासशील देशों में निर्धन लोगों का अनुपात जो है काफ़ी अधिक हो। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार $1 प्रतिदिन से कम आय पर रह रहे लोगों की संख्या जो है 190
यानी 1990 में 28% से कम होकर 2001 में 21% हो चुकी हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर वैश्विक निर्धनता में महत्वपूर्ण कमी के बावजूद वृद्धि क्षेत्रों भिन्नताएं पाई जाती हैं। चौथा है चीन और दक्षिण एशियाई देशों में तीव्र आर्थिक विकास और मानव संसाधन विकास में पर्याप्त निवेशों के परिणामस्वरूप निर्धनता की महत्वपूर्ण गिरावट आई है। चीन में निर्धन लोगों की संख्या जो है 1981 जो 606 मिलियन से कम होकर 2001 में दोबारा यानी 212 मिलियन रह गई है। आगे बात करते हैं 5वां नंबर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में यह गिरावट उतनी अधिक नहीं हो पाई है। छठा है सब यानी कि सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता जो है 1981 में 41 से बढ़कर 2001 में 46 हो गई है, 46% बढ़ गई है। आगे बात करते हैं रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पूर्णतः व्याप्त हो गई है। सो ये थी उनकी विशेषताएं। अगर 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला भारत में निर्धनता के अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें, अथवा आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में मतलब कि अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताएं। तो आंसर हो जाएगा दोनों का क्वेश्चन का आंसर कि भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि प्रत्येक राज्य में गरीबी कम हुई परंतु निर्धनता कम करने में असफल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला यद्यपि प्रत्येक राज्य में गरीबी कम हुई है परंतु निर्धनता कम करने में सफलता की दर जो है विभिन्न राज्यों में वो बिल्कुल अलग अलग है। हाल ही के अनुसार यानी कि अनुमान के अनुसार 20 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की जो अनुपात है वो 26.1% के राष्ट्रीय अनुपात से कम है। उड़ीसा और बिहार में क्रमशः जैसे यहाँ पर दिया 47% और कितना है 43 के निर्धनता अनुपात के साथ दो गरीबी राज्य हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी और दोनों क्षेत्रों में गरीबी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं उन अन्य राज्यों की तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब, हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में महत्वपूर्ण कमी के कारण प्रमुख कारण क्रमशः उच्च कृषि वृद्धि दर, मानव संसाधन विकास और भूमि सुधार उपाय हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाजों के सार्वजनिक वितरण निर्धनता में कमी हुई है। चैप्टर नंबर 4 जो हमें मतलब रेडियो सिलेबस में दिया हुआ है और इससे पढ़ेंगे तब जाके हमें 10 मार्क्स जो है लेने की चांसेस है हमारे। ठीक है, सो इसमें एक बोला है खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हो, तो आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय हर समय व्यक्तियों को खाद्य उपलब्ध हो, खाद्य उनकी पहुंच में हो तथा वे खाद्य को खरीदने में समर्थ हो। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर मतलब कि अंत्योदय योजना कब शुरू की गई और इसका लक्षित समूह क्या है, तो आंसर हो जाएगा अंत्योदय यानी कि योजना जो है 2000 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य मतलब कि लक्षित समूह निर्धनता यानी कि निर्धनों में निर्धन है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्व जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र इसके प्रमुख है। ठीक है, आगे बात करेंगे राशन कार्ड के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो राशन कार्ड के 3 प्रकार है, एक तो अंत्योदय कार्ड और एक है BPL कार्ड जो निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का है और एक है APL कार्ड जो अन्य सभी लोगों के लिए होते हैं। तो ये राशन के 3 प्रकार के कार्ड हो गए हैं आपके। क्वेश्चन सरकार की कौन सी एजेंसी किसानों से अधिक गेहूं तथा चावल का क्रय करती है, तो आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम किसानों से अधिक गेहूं और चावल जो है वो खरीदता है। आगे क्वेश्चन से अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई और इस प्रणाली का लक्षित समूह क्या है, तो आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा प्रणाली 2000 में आरंभ की गई और इस प्रणाली का लक्षित समूह दीन वरिष्ठ नागरिक से है यानी कि गरीब लोगों से है। आगे आर्थिक सहायता क्या है, तो आंसर हो जाएगा आर्थिक सहायता उत्पादकों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले वह भुगतान जो एक वस्तु की बाजार कीमत पर पूरक होता है और आर्थिक सहायता से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं प्रदान होती है। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है भूख यानी कि मौसमी भूख कब अस्तित्व में आती है, तो आंसर हो जाएगा मौसमी भूख जो है उस समय अस्तित्व में आती है जब एक व्यक्ति को साल में कुछ महीने ही रोजगार मिल पाता है, अर्थात उससे सारा वर्ष काम नहीं मिलता, इसको मौसमी भूख कहते हैं। आगे निर्धनता की अधिकता के फलस्वरूप कौन कौन से 3 मुख्य कार्यक्रम आरंभ किए गए, तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS जिसको बोलते हैं और एक है स्वीकृत बाल विकास सेवाएं प्रणाली और एक है काम के बदले अनाज। ये 3 है। ठीक है, आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में बोला खाद्य की उपलब्धता का अर्थ क्या है,
सो आंसर हो जाएगा खाद की उपलब्धता से अभिप्राय है कि देश के अंदर खाद्य का उत्पादन, खाद का आयात तथा सरकारी अनाज के गोदामों में पिछले वर्ष का स्टॉक, इसी को कहा जाता है खाद की उपलब्धता का अर्थ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के घटक लिखे हैं। सो आंसर हो जाएगा निम्नलिखित मतलब कि निम्नतम समर्थन मूल्य अनाज को इकट्ठा करना तथा राशन दुकानों में वितरण के लिए अनाज भेजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है, जो राशन की दुकान से दिया जाता है। ठीक है, आगे खाद्य सुरक्षा किन कारकों पर निर्भर करती है। सो आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरा है शासकीय मतलब सतर्कता और तीसरा है खाद्य सुरक्षा के खतरे में स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर लघु और दीर्घ लघु प्रश्न उत्तर में से आपसे क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है भारत में लोगों का एक ही वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या करें। या आपको पूछा जाएगा खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, दोनों का आंसर सेम होंगे। सो आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा समाज के गरीब वर्गों के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि यह गरीब रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए भी अति आवश्यक है। वे भी खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं जब देश भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, फसलों की उपजाऊ में व्यापक गिरावट के कारण पैदा अकाल जैसे आपदाओं के सामना वो करता है, तो वो भी असुरक्षा मतलब खाद्य पदार्थों से असुरक्षित महसूस होते हैं। आगे बात करेंगे भारत में होने वाले सर्वाधिक विनाशकारी अकाल जो है कब हुआ था। 1943 में जो बंगाल अकाल था, जिसके तत्कालीन बंगाल प्रांत में लगभग कितने लोगों की जानें गई, आपको मालूम है? इतनी ज़्यादा लोगों की जान गई थी जो 1943 में इतने भयंकर जो है अकाल पड़ी थी। ठीक है, यदि ऐसा विनाशकारी अकाल पुनः नहीं हुआ है, दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, आई होप और आगे भी ऐसा अकाल ना पड़े। ठीक है, परंतु आज भी भारत में उड़ीसा का मतलब कलाहाड़ी एवं काशीपुर, राजस्थान का बर्न जिला, झारखंड का पलामू जिला, अन्य ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहां कई वर्षों से अकाल जैसी स्थितियां विद्यमान रहती हैं। जनसंख्या के एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है। इन स्थानों में कुछ भुखमरी की घटनाएं भी हुई है, इसलिए सभी लोग एवं समय में खाद्य सुनिश्चित करने के लिए देश में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता बेहद ज़्यादा जरूरी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है मौसमी भुखमरी और दीर्घकालीन भुखमरी में अंतर क्या होगा। सो आंसर हो जाएगा भुखमरी खाद्य सुरक्षा को व्यक्त करती है। इस प्रकार खाद्य असुरक्षा की प्राप्ति का अर्थ होता है वर्तमान भुखमरी की समाप्ति और भविष्य में भुखमरी के खतरे में कमी। ठीक है, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं भुखमरी या मतलब कि मौसमी भुखमरी यानी भुखमरी मौसमी या दीर्घकालिक दो प्रकार की हो सकती है जो निम्न है। तो पहला है मौसमी भुखमरी। तो मौसमी भुखमरी फसल उपजाऊ और काटने के चक्र से संबंध है। ठीक है, चक्र से। इस प्रकार की भुखमरी ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि कार्यों की मौसमी प्रकृति के कारण ही उत्पन्न होती है, ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है, या नगरीय क्षेत्र में अनियमित श्रम के कारण होती है, जैसे बरसात के मौसम में अनियमितता निर्माण श्रमिक को कम काम मिलता है। और इस तरह भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असमक्ष मतलब कि अक्षम रहता है, यानी कि वो सक्षम नहीं हो पाता है। आगे है दीर्घकालिक भुखमरी। तो क्या है इसका आंसर कि दीर्घकालिक भुखमरी निरंतर अपर्याप्त, असुरक्षित एवं अपौष्टिक आहारों के कारण होती हैं। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न एवं अनियमित आय के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से पीड़ित होते हैं। वे जीवित रहने के लिए भी खाद्य पदार्थ खरीदने में सक्षम यानी कि अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं, ठीक है, नहीं खरीद पाते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। सो आंसर हो जाएगा सरकार जो है बफर स्टॉक खाद्यों का भंडार होता है। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं चावल उत्पादन भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम से सरकार द्वारा भंडारित होता है। FCI उन राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है जहां अधिशेष मतलब कि उत्पादन होता है, जहां पर सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। और यह कीमत जिस पर सरकार या अधिवेशन खरीदता है उसे न्यूनतम समर्थित कीमत यानी कि MRP कहते हैं। और फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है और खरीदे हुए अनाज मतलब कि खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। वास्तव में बफर स्टॉक कमी वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों में मतलब कि बाजार में कीमत से कम कीमत पर अनाज जो है वितरण के लिए दिया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहा जाता है। तो बफर स्टॉक खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्याओं को हल करने में हमारी काफ़ी जो है मदद करती हैं। दूसरा, भारत में खाद्य सुरक्षा की कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने के सामर्थ्य। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा की धारणा निम्न आयाम है। सो पहला यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे खाद्य की उपलब्धता। तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जनसंख्या के लिए खाद्य की भौतिक उपलब्धता आता है। इसमें देश के भीतर खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात एवं सरकारी अन्य भंडारों से एकत्रित पिछले वर्षों में भंडार जो है शामिल होता है। और आगे हम बात करेंगे यहाँ पे खाद्य की सुलभता या पहुँच। आंसर हो जाएगा इसका अर्थ होता है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच के भीतर हो। आगे खाद्य की समर्था। सो आंसर हो जाएगा इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकता का खाद्य खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा हो। आगे है पौष्टिक खाद्य। तो आंसर हो जाएगा उपलब्ध खाद्य व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ही नहीं
बल्कि सुरक्षित एवं पौष्टिक भी होना जरूरी है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया सभी समय में उपलब्ध। तो आंसर हो जाएगा एक देश की किसी विशेष खाद्य में आत्मनिर्भर प्राप्त कर सकता है, परंतु खाद्य सुरक्षा से आशय दीर्घकाल के लिए खाद्य में आत्मनिर्भर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन से हमें बोला हरित क्रांति ने भारत को खाद्यों में आत्मनिर्भर बना दिया है, कैसे वर्णन करो। सो आंसर हो जाएगा जब भारत स्वाधीन हुआ तो देश में खाद्यों की भीषण कमी थी। इसके फलस्वरूप भारत को अन्य देशों से विशाल मात्रा में अनाजों का आयात करना पड़ता था। यह अनाज अधिकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से मंगाया जाता है। इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने कृषि की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए जो निम्नलिखित है। एक है पंचवर्षीय योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। कृषि को विशेष महत्व दिया गया। सिंचाई के लिए कई योजनाएं बनाई गई और कम उपजाऊ भूमि को भी खेती योग्य बनाने के लिए एकदम उठाए गए कदम बिल्कुल सही था। नए और वैज्ञानिक ढंग से कृषि का साधन अपनाए गए और नए और अधिक देने वाले बीज तैयार किए गए। किसानों को खाद इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हें कम कीमत पर देने का प्रबंधन भी किया गया। इन सब उपायों के फलस्वरूप ही छठे दशक में कृषि में एक महान क्रांति हुई और कृषि वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ गया। यानी कि हम कह सकते हैं अब बहुत ही बेटर हुआ जो हम किसान लोग जो है खेती करके ज़्यादा अनाज जो है उपजाऊ कर पाते हैं। और विशेष रूप से गेहूं और चावल आदि खाद्यों में उत्पादन में पंजाब और हरियाणा के राज्यों में रिकॉर्ड जो है वो वृद्धि होते जा रहे हैं, हरियाणा और पंजाब में। कृषि उत्पादन में हुई इस महान क्रांति को ही हरित क्रांति का नाम दिया गया है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाया गया है, वरना भारतीय समाज बड़े गहरे सामाजिक आर्थिक प्रभाव डाले हैं। अब हम कृषि के क्षेत्र में प्राप्त की गई नई सफलता पर गर्व कर सकते हैं। हम अपने भोजन दूसरों देशों से नहीं मंगवाना पड़ता है। क्या हमारी महान सफलता नहीं है? बिल्कुल है। भोजन मांगने की ऐसी अवस्था हमारे लिए एक लज्जाजनक थी। इसके अतिरिक्त अब हम हरित क्रांति के परिणामस्वरूप बहुत से विदेशी मुद्रा बचा पाते हैं, बच जाती है, जो पहले खाद्यों के मामले में स्वावलंबी बन चुकी है। और हमें स्थिति बरकरार रखनी चाहिए। इसके लिए जहां हमें कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक खाद्य पदार्थ तथा अन्य कृषि संबंधी सामग्री पैदा करनी चाहिए, वहां उनकी जनसंख्या को भी सीमित रखना जरूरी है। आगे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से बोला गरीबी को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार की ओर शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा करें। सो आंसर हो जाएगा गरीबी की सुरक्षा यानी खाद्य सुरक्षा के लिए हमारी सरकार अपनी खाद्य सुरक्षा प्रणाली को सावधानीपूर्वक तैयार करती है। इस प्रणाली के 2 घटक है, एक तो बफर स्टॉक और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सो देखते हैं ये बफर स्टॉक अनाजों का सही सरकारी भंडार है, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबों में सरकार नियमित राशन की दुकानों के माध्यम से संचित अनाजों को वितरित करने की प्रणाली है। फिर 1970 के दशक में खाद्य संबंधित 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसमें से वो कौन कौन था? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाया गया। दूसरा एकीकृत बाल्य विकास सेवाएं यानी कि 1975 में प्रारंभ की गई है। और तीसरा है काम के बदले अनाज वर्ष 1977 से 1978 में शुरू की गई। और वर्तमान में अनेक गरीब यानी कि उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में भी शामिल करते हैं। ये गरीबों की आय बढ़कर अपना योगदान यानी कि देते हैं। जबकि कई कार्यक्रम जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है। पिछले वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक और अधिक कारगर बनाया गया। वो क्या है? इसके अलावा वर्ष 2000 में गरीबों की में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित 2 विशेषताएं प्रारंभ की गई हैं। इसमें पहला है कि अंत्योदय अनाज योजना अन्न योजना। तो इसमें बोला इस योजना के अंतर्गत अब 35 किलोग्राम अनाज प्रत्येक पात्र परिवार को 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर से उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरा है अन्नपूर्ण योजना, यानी इस योजना के अंतर्गत दीन वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दी जाती है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। और यही था आपका यानी कि इको से ये 2 चैप्टर जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 क्वेश्चन यानी 12 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। सो होप गाइज आप इन सारे क्वेश्चन को करेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।